दोस्तों, ये स्टोरी पूरी तरह से फिक्शनल है। इसका किसी भी व्यक्ति या स्थान से कोई संबंध, सिर्फ एक संयोग है। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे म्यूजिकारसा 777 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद। ध्रुव ने यह नहीं देखा था कि कुछ दिन पहले उसकी मानसिक शक्ति में सुधार होने के बाद से उसके स्वभाव में सुधार हुआ था। यद्यपि उसका रूप नहीं बदला था, परंतु उसका स्वभाव बहुत बदल गया था। यह परिवर्तन महिलाओं के लिए घातक रूप से आकर्षक था। दो अधेड़ उम्र के पुरुष ध्रुव, मैरी और हन्ना के पास आए। एक लंबा और मोटा था, जबकि दूसरा छोटा और दुबला था। एक थे होमर मुलिगन, जो मैरी की फिल्म का निर्देशन करने वाले एक प्रसिद्ध डायरेक्टर थे, और दूसरे थे मिस्टर विल्सन, जिनसे मैरी ने शुरुआत में बातचीत की। मिस्टर मुलिगन, मिस्टर मुलिगन! मैरी और हन्ना एक साथ चिल्लाए। वे होमर को नापसंद करते थे, हालांकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हालांकि होमर आज भोज आयोजित करने वाले डायरेक्टर जितना प्रभावशाली नहीं था, लेकिन वह पहले से ही देश में प्रथम श्रेणी के डायरेक्टर थे, और मैरी जैसी स्टारलेट उन्हें नाराज नहीं कर सकती थी। अन्यथा उन्हें इन्वेस्टर ढूंढने में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। वे तुरंत ही नौकरी छोड़ सकते थे। मैरी, मैं चाहता हूं कि तुम मिस्टर विल्सन से मिलो। उन्हें हमारी फिल्म में दिलचस्पी है, होमर ने मैरी से कहा। मिस्टर मुलिगन, मैंने सुश्री केंट से बात की है, लेकिन वह मेरी कंपनी के इन्वेस्टमेंट में रुचि नहीं लेती हैं, मिस्टर विल्सन ने स्पष्ट रूप से कहा। ओह, क्या हो रहा है? मैरी, तुम जल्दी से मिस्टर विल्सन से माफी क्यों नहीं मांगती? हमारे पिछले इन्वेस्टर ने तुम्हारी वजह से ही अपना पैसा निकाला था। अब जब हमें एक और इन्वेस्टर मिल गया है, तो तुम फिर से सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो। क्या बात है तुम्हें? क्या तुम फिल्म में काम करना चाहती हो? क्या तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहती हो? अगर नहीं चाहती तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। होमर ने मैरी को डांटा। वह मैरी को नीची नजर से देखता था। उसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था और वह कुछ भी त्यागने को तैयार नहीं थी। फिर भी वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना चाहती थी। क्या वह देश के 4 उभरते सितारों में से एक बन पाती यदि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कांटेक्ट रखने वाली उसकी मैनेजर हन्ना न होती? ड्रीम ऑन! हालांकि कुछ इन्वेस्टर्स को प्राउड और मासूम स्टारलेट पसंद आई, जिसने अभी अभी डेब्यू किया था। उदाहरण के लिए मिस्टर विल्सन, जो उनके सामने थे। शायद इससे उन्हें जीत और अचीवमेंट का बेहतर एहसास हुआ। मिस्टर मुलिगन, मुझे एक नया इन्वेस्टर मिल गया है, मैरी ने अपनी शिकायत दबाते हुए कहा। यह कौन है? होमर ने पूछा। मैरी ने कहा, मिस्टर ध्रुव हमारी फिल्म में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। बकवास! मैरी ने ध्रुव का नाम लिया, इससे पहले कि हन्ना उसे रोक पाती। यह स्पष्ट था कि ध्रुव एक ठग था। उसकी वर्तमान इमेज होमर को कुछ समय के लिए मूर्ख बना सकती थी, लेकिन जब उसे असली पैसे देने पड़ेंगे तो क्या होगा? एक बार जब यह बात बाहर आ गई, तो मैरी फिल्म इंडस्ट्री में पब्लिक एनिमी बन जाएंगी और उनके लिए अपनी किस्मत बदलना मुश्किल हो जाएगा। इन 2 वर्षों में उनके एफर्ट्स वेस्ट जाएंगे। हन्ना की खूबसूरत आंखें ध्रुव को घूर रही थीं जब वह उसके बारे में सोच रही थी। वह आदमी दिखने में अच्छा होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम भी था। ध्रुव की तीव्र मानसिक शक्ति ने हन्ना की असंतुष्टि को भांप लिया और वह हैरान रह गया। मैं आप में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे मैं दुश्मन हूं? इसका कोई रीजन नहीं है ना? आप दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन मेरे साथ अलग बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या इसकी वजह यह है कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है? महिलाएं, वे अविश्वसनीय क्रिएचर हैं, होमर ने कहा। मुझे यह जानने की क्यूरियोसिटी है कि आप कहां काम करते हैं, मिस्टर ध्रुव। मैं किसी के लिए काम नहीं करता। मैं सुश्री केंट का फ्रेंड हूं। मैंने सुना कि उसे इन्वेस्टर्स की जरूरत है और मैं खुद भी इसमें इंटरेस्टेड हूं, इसलिए मैंने कुछ पैसे लगाने का डिसीजन लिया, ध्रुव ने कहा।
तो फिर आप कितना इन्वेस्ट करने को रेडी हैं, मिस्टर ध्रुव? होमर ने पूछा। ध्रुव वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था। वह उन उत्तराधिकारियों से थोड़ा ज्यादा परिष्कृत लग रहा था जिनके साथ वह काम करने का आदी था। अगर मैरी इस तरह का उत्तराधिकारी पाने में कामयाब हो जाती तो यह नेचुरल था कि वह उसकी हेल्प के लिए पैसे की ऑफर करता। फिर भी उसे यह पता लगाना था कि वह कितना पैसा लगाने के लिए तैयार है ताकि वह अपने नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग कर सके। यह अच्छा होता अगर वह यह सब एक ही बार में निपटा लेता, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। इन उत्तराधिकारियों द्वारा लाखों या करोड़ों डॉलर का इन्वेस्ट करना पहले से ही काफी था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे उनसे 300 मिलियन से 500 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करवा सकें। कोई भी इतना मूर्ख नहीं था। बहुत कम लोग किसी औरत के लिए इतनी कीमत चुकाते। ध्रुव ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना इन्वेस्ट करना है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। आगे बोलिए मिस्टर ध्रुव, हम अपने इन्वेस्टर्स की डिमांड्स को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, होमर ने स्माइल करते हुए कहा। तो ध्रुव एकमात्र इन्वेस्टर बनना चाहता है। यह ऐसी सिचुएशन थी जिससे वह खुश था। एक इन्वेस्टर होना कई इन्वेस्टर्स के होने जैसा नहीं था। क्या मैं डायरेक्टर चेंज कर सकता हूं? ध्रुव ने स्माइल करते हुए पूछा। होमर हैरान दिख रहा था। न केवल वह, बल्कि मैरी और हन्ना भी शॉक्ड दिखे। उन्हें इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि ध्रुव ऐसा रिक्वेस्ट करेगा। होमर को तुरंत समझ आ गया। ध्रुव को उससे पहले मैरी को डांटने के कारण कोई शिकायत रही होगी। क्या वह उसे इंसल्ट नहीं कर रहा था जब उसने अपनी स्त्री को उसके सामने डांटा? अब उसे इसका पछतावा है। उसे पहले फैक्ट्स को सही से समझ लेना चाहिए था। अब वह क्या करे? हालांकि वह फिल्म का डायरेक्टर था, लेकिन इन्वेस्टर ही प्रोजेक्ट का बेस था। इन्वेस्टर्स के पैसे के बिना यह प्रोजेक्ट कभी आगे नहीं बढ़ पाती। इसके उलट कोई भी डायरेक्टर जो थोड़ा बहुत फेमस है उसकी जगह ले सकता था। अगर ध्रुव इस फिल्म के सपोर्टर बन गए तो वे सिर्फ एक वर्ड से उसकी जगह ले सकते हैं। कारण सिंपल था, प्रोजेक्ट उनके बिना भी चल सकती थी, लेकिन ध्रुव जैसे इन्वेस्टर के बिना यह फेल हो जाती। श्रीमान ध्रुव, मैं सच में, होमर समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्रुव ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही उसे रोक दिया। क्या मैं डायरेक्टर चेंज कर सकता हूं या नहीं? ध्रुव ने मैरी और हन्ना की तरफ देखते हुए पूछा। आप कर सकते हैं, लेकिन हन्ना की बात खत्म होने से पहले ही ध्रुव ने उससे पहले कहा, जब तक मैं उसे चेंज कर सकता हूं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या तुम मैरी की मैनेजर नहीं हो? मैं यह मैटर तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। मेरा शुरुआती इन्वेस्टमेंट $1 बिलियन है। अगर यह पर्याप्त नहीं हुआ तो मैं इसे और बढ़ा दूंगा। ध्रुव का फोन बज उठा। हेलो? ध्रुव ने फोन उठाया और कहा, मिस्टर ध्रुव, मेरे पास आपके लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिन पर आपको साइन करने हैं। क्या आप होटल में हैं? राघव कार्लोस, कैपिटल सिटी की इन्वेस्टमेंट टीम के हेड ने कहा। मैं 60वीं मंजिल पर हॉल में हूं, आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं, ध्रुव ने कहा। ठीक है मिस्टर ध्रुव, मुझे 1 मिनट दीजिए। कुछ मिनट बाद राघव हांफता हुआ ध्रुव के पास आया। वह बड़े बॉस को वेट कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। श्रीमान ध्रुव, यहां कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिन पर आपको साइन करने की जरूरत है, राघव ने बेदम होकर कहा। बिना एक नजर डाले ही ध्रुव ने उस पर कुछ लिख दिया और कहा, मैं एक ऐसी फिल्म में इन्वेस्ट करना चाहता हूं जिसमें $1 बिलियन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो। अगर यह अपर्याप्त है तो बाद में इसे बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हन्ना से बात करो, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। ठीक है मिस्टर ध्रुव, राघव ने जवाब दिया। फिर वह हन्ना की ओर मुड़ा और कहा, नमस्ते, मैं राघव कार्लोस हूं, कैपिटल सिटी में मिस्टर ध्रुव के इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का हेड हूं। उन्होंने ईस्ट लीग इंटरनेशनल का जिक्र नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ईस्ट लीग इंटरनेशनल
अब इन्वेस्टमेंट फील्ड में काफी फेमस हो चुका था और ध्रुव ने कहा था कि वह नहीं चाहते थे कि दूसरों को पता चले कि ईस्ट लीग इंटरनेशनल के पीछे उनका ही हाथ है। हेलो हेलो, मेरा नाम हन्ना क्लेमेंट है, हन्ना हकलाते हुए बोली। वह अभी तक अपने होश में नहीं आई थी। ध्रुव फ्रॉड से बॉस कैसे बन गया? देखने से ऐसा लग रहा था कि $1 अरब का इन्वेस्टमेंट उनके लिए कुछ भी नहीं था। हे भगवान, आखिर मैरी की मुलाकात ऐसे अमीर इंसान से कैसे हुई? वह यंग है, वह हैंडसम है और वह अमीर है। होमर वहीं पर शॉक्ड रह गया। मैंने अभी ध्रुव को क्या कहते सुना? वह पहले $1 अरब का इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर बाद में यह अपर्याप्त हो तो वह इसे पूरा कर देंगे। यदि उनके पास पैसा होता तो उन्हें पूरा विश्वास था कि फिल्म लोकल और इंटरनेशनल दोनों जगह फेमस हो जाती। तब तक वे अगला कदम उठा सकते थे और इंटरनेशनल लेवल पर फेमस डायरेक्टर बन सकते थे। हालांकि अब वे लोकल लेवल पर फेमस डायरेक्टर थे, फिर भी उनकी पोजीशन एक इंटरनेशनल लेवल के फेमस डायरेक्टर से काफी अलग थी। भले ही टाइटल में सिर्फ एक शब्द का फर्क था। किसी भी इंटरनेशनल लेवल के फेमस डायरेक्टर की फिल्मों के प्रीमियर को देखिए। उनकी अपील उनकी फिल्मों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल होती है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस पूरे इक्वेशन से बाहर कर दिया गया है। वह फिल्म के लिए स्ट्रिंग्स खींच रहा था। हालांकि जैसे ही पैसा मिल गया, ऐसा लगा कि उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि हन्ना ने नया डायरेक्टर ढूंढने के लिए राइटर और प्रोड्यूसर से बात कर ली थी। मुझे क्या करना चाहिए? क्या इंटरनेशनल लेवल पर फेमस डायरेक्टर बनने का मेरा चांस मेरी आंखों के सामने से निकल जाएगा? होमर को उस वक्त अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता हुआ महसूस हुआ और सिर भारी हो गया। उसे अपने गुस्से से इतनी नफरत हो रही थी कि वह इतना रूड हो गया। अगर वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के इतने सारे लोगों के सामने नहीं होते तो वह घुटनों पर बैठकर ध्रुव से माफी मांग लेते। वह न सिर्फ यह मौका चाहते थे, बल्कि वह ध्रुव की माफी भी चाहते थे। ध्रुव एक अमीर उत्तराधिकारी था और उन्होंने उसे नाराज कर दिया था। अगर ध्रुव ने उन्हें कोई परेशानी दी तो यह डाउटफुल था कि वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टिक पाएंगे। राघव और हन्ना ने एक दूसरे से कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए। अब वे बाकी काम खुद संभाल सकते थे, इसलिए ध्रुव ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। लगभग $1 बिलियन का छोटा सा इन्वेस्टमेंट ध्रुव के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के जरिए वे तुरंत ग्रोथ कर सकते थे। मामला सुलझने के बाद राघव अपना काम कंटिन्यू करने के लिए नीचे चला गया। हालांकि वर्किंग ऑनवर्स खत्म हो चुके थे, फिर भी उसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स का ध्यान रखने के लिए ओवरटाइम करना पड़ा, जो उसने खुशी खुशी किया। आखिरकार ध्रुव उसे उसके पुराने एम्प्लॉयर की सैलरी से 5 गुना ज्यादा पे कर रहे थे। ध्रुव पीछे हटकर कोने में बैठ गया। होमर ध्रुव से कुछ ही दूरी पर खड़ा था और यह सोच रहा था कि ध्रुव को समझाने का मौका कैसे निकाला जाए। श्री विल्सन थोड़े शर्मिंदा थे। इन लोगों ने डिस्कशन के दौरान उनकी बात तक नहीं सुनी। पहले तो वह थोड़े अपसेट थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि ध्रुव ऐसा इंसान नहीं है जिसे वह नाराज कर सकें। वह किसी पावरफुल फैमिली का वारिस लग रहा था। यह सब बेकार है, मैं बस चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। हन्ना ने मैरी को एक तरफ खींचा और पूछा, मैरी, तुम मिस्टर ध्रुव को कैसे जानती हो? हन्ना, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? पिछली बार जब मैं लेक सिटी में थी, तब मेरी मुलाकात मिस्टर ध्रुव से हुई थी। उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी। मैरी ने कहा। तुम उसे कैसे जानती हो? ज्यादा डिटेल में बताओ। पिछली बार जब मैं लेक सिटी में थी तो मिस्टर यॉर्क ने मुझे 2 बार थप्पड़ मारे थे। वह चाहते थे कि मैं उनके साथ सोऊं। उस वक्त मिस्टर ध्रुव ने मुझे बचाया था। जब हम फिर से एक चैरिटी पार्टी में मिले तो उन्होंने न सिर्फ मेरे साथ डांस करने पर $5 मिलियन खर्च किए, बल्कि मेरे गाने पर $100 मिलियन खर्च करके डोनेट भी कर दिए। वह बहुत अच्छे इंसान हैं।
मैरी ने थोड़ी खुश होकर कहा। उसने उसे लेक सिटी के मिस्टर यॉर्क से बचाया था। उन्होंने चैरिटी पार्टी में $100 मिलियन से ज्यादा डोनेट भी कर दिए थे। ध्रुव जरूर किसी अमीर फैमिली का उत्तराधिकारी होगा। वह तो अब तक यही सोचती थी कि वह एक अच्छा दिखने वाला फ्रॉड है। सौभाग्यवश उसने यह बात जोर से नहीं कही। अब उसे महसूस हुआ कि वह शर्मा रही थी। क्यों? तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम कमीनी लड़की? हन्ना ने थोड़ी शर्माते हुए कहा। मैंने तुम्हें बताया था, लेकिन तुम्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ हन्ना, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? मैरी ने हन्ना के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। मैं वॉशरूम जा रही हूं, मिस्टर ध्रुव से बात करूंगी। हन्ना ने अपना चेहरा ढंका और भाग गई। हन्ना ने बाथरूम में अपना चेहरा धोया और आईने में खुद को देखा। हालांकि वह 30 से ज्यादा की हो चुकी थी, लेकिन उसका फिगर बिल्कुल यंग लड़कियों जैसा था। उसमें एक मैच्योर अट्रैक्शन भी था जो यंग लड़कियों में नहीं होता। चेहरा धोने के बाद भी उसका नंगा चेहरा आम सेलिब्रिटी से ज्यादा खराब नहीं था। वह खुद के बारे में कॉन्फिडेंट थी। कई यंग लड़कों को उसकी जैसी मैच्योर औरतें पसंद थीं। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा था कि वह ध्रुव को बिल्कुल भी अट्रैक्ट कर पाई थी। क्या उसे सिर्फ मैरी जैसी इनोसेंट लड़कियां ही पसंद थीं? वह ध्रुव जैसे लगभग परफेक्ट आदमी की ओर अट्रैक्टेड थी। अब 33 साल की उम्र में वह भी किसी ऐसे इंसान की तलाश में थी जिस पर वह भरोसा कर सके। उसे ध्रुव जैसे अमीर उत्तराधिकारी के साथ किसी हैप्पी एंडिंग की उम्मीद नहीं थी, बल्कि वह बस यही चाहती थी कि वह कभी कभी उसके बारे में सोचे। अगर वह उससे बच्चा पैदा कर पाती तो और बेहतर होता। दुर्भाग्य से ध्रुव ने उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ध्रुव को इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि एक मैच्योर और खूबसूरत औरत उसे देख रही है। हालांकि वह अकेली नहीं थी जिसकी नजर उस पर थी। वह अब कोने में बैठा आखिरी डोनेशन इवेंट का इंतजार कर रहा था, जबकि मैरी उससे बात कर रही थी। होमर ने कई बार पास आने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव और मैरी एक दूसरे से बात करने और हंसने में बिजी थे। उसे डर था कि अगर वह जल्दी आने के बाद भी खुद को समझाने में फेल हो गया तो वह ध्रुव को परेशान कर सकता है। यह फिल्म प्रीमियर देश के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के टॉप लोगों को इकट्ठा करने के लिए आयोजित किया गया था, ताकि वे फिल्म इंडस्ट्री की दिशा पर बात कर सकें और बिजनेस पार्टनर्स के साथ नेटवर्क बना सकें। बेशक सबको एक साथ लाने के लिए एक पावरफुल फिल्म मेकर की जरूरत थी। कुछ देर बाद 60 साल का एक बूढ़ा आदमी स्टेज पर आया। वह इस गैदरिंग का होस्ट था, इंटरनेशनल लेवल पर फेमस डायरेक्टर जेफरी हबर्ड। आप सबको शुभ संध्या और इस प्रीमियर में वेलकम है। कुछ विनम्र बातें कहने के बाद वह अपने पॉइंट पर आ गया। मुझे लगता है कि आप लोग इस बार जो मैंने शूट किया है उसके बारे में बहुत क्यूरियस होंगे। मैं आपको बता सकता हूं कि यह एक डॉक्यूमेंट्री है। मैंने इसे फिल्माने के लिए देश के कई गरीब पहाड़ी इलाकों की यात्रा करते हुए 2 साल लगाए हैं। मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि इसमें हर चीज सच है। प्लीज इसे एंजॉय करें। जैसे ही जेफरी ने अपनी बात खत्म की, उसके पीछे बड़े पर्दे पर फिल्म शुरू हो गई। हॉल में बैठे मेहमानों ने बातें बंद कर दी और अपनी सीट पर बैठकर फिल्म देखने लगे। 1.5 घंटे की फिल्म देखने के बाद ध्रुव काफी इंप्रेस हुआ। फिल्म में यह दिखाया गया था कि गरीब पहाड़ी इलाकों में बच्चों के लिए स्कूल जाना कितना मुश्किल है। कई बच्चों को सुबह 4 या 5 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। उन्हें जर्जर हालत वाले स्कूल तक पहुंचने के लिए पहाड़ों पर 3 से 4 घंटे पैदल चलना पड़ता था। स्कूल में दरवाजे और खिड़कियां तक नहीं थीं। ठंडी हवाएं चल रही थीं और बच्चों के हाथ, पैर और चेहरे ठंड से लाल हो रहे थे, लेकिन फिर भी वे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। कुछ स्कूल तो इतने खराब हालत में थे कि उन्हें टीचर्स हायर करने में भी दिक्कत होती थी।
वहां के टीचर्स को लगभग सब कुछ पता होना चाहिए क्योंकि उन्हें पूरा सिलेबस पढ़ाना पड़ता था। कुछ स्कूलों में तो बस एक ही प्रिंसिपल बचा है जो इन पहाड़ी इलाकों के बच्चों की एकमात्र उम्मीद की रक्षा कर रहा है। यह सब देखकर ध्रुव को पिछली बार लेक सिटी में हुए चैरिटी इवेंट की याद आ गई। हालांकि इस बार का वीडियो इंटरनेशनल लेवल पर फेमस डायरेक्टर ने फिल्माया था, इसलिए यह पिछली बार के 10 मिनट के वीडियो से कहीं ज्यादा शानदार और असरदार था। यह वीडियो दिल को छूने वाला भी था। इवेंट खत्म होने पर कई महिला गेस्ट्स की आंखें नम हो गईं। फिल्म खत्म हो चुकी थी। जेफरी फिर से स्टेज पर आ गया। मुझे लगता है कि फिल्म देखने के बाद आप सब बहुत इमोशनल हो गए हैं। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। फिल्माते वक्त कई बार मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए मैंने इन बच्चों की हेल्प करने के लिए जो कुछ भी बन पड़े करने का डिसीजन लिया है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन बच्चों को एक उम्मीद देने के लिए खुले दिल से डोनेट करें। मैं जेफरी हबर्ड आपको यह भरोसा दिलाता हूं कि आज रात जो भी पैसा कलेक्ट होगा और फिल्म के बॉक्स ऑफिस से आने वाली इनकम का हिस्सा उन स्कूल्स के कंस्ट्रक्शन पर लगाया जाएगा जहां बच्चों को हवा और बारिश से बचाया जा सके। धन्यवाद। जेफरी ने दर्शकों की ओर झुककर प्रणाम किया, जिससे ऑडियंस ने जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनी। ध्रुव को इंस्पिरेशन की एक झलक मिली जब उसने तालियां बजाईं। स्कूल बनाना मैं भी कर सकता हूं, है ना? जब मैं पैसा डोनेट करता हूं तो लैविश पॉइंट्स नहीं बढ़ते, लेकिन अगर मैं इसे डोनेट करने से पहले किसी और चीज में यूज करूं तो शायद बढ़ सकते हैं। ये वैसा ही था जैसे उसने लेक सिटी के चैरिटी इवेंट में $1 अरब डोनेट किए थे, लेकिन कोई लैविश पॉइंट्स नहीं मिले। जब उसने अपनी कजिन लिली को भी $1 अरब दिए तब भी पॉइंट्स नहीं बढ़े, लेकिन उसने तब काफी पॉइंट्स कमाए थे जब उसने आंटी सैली और आंटी डायना के लिए साउथ रिवर इंटरनेशनल रेसिडेंस में 2 लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीदे थे। अगर वह स्कूल बनवाता और लोकल लोगों को डोनेट करता तो उसे काफी ज्यादा पॉइंट्स मिल सकते थे। ऐसा करने से वह न सिर्फ ईस्ट लीग इंटरनेशनल को फेमस बना सकता था, बल्कि बहुत सारे पॉइंट्स भी कमा सकता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वह फिल्मों में दिखाए गए गरीब पहाड़ी बच्चों की मदद कर सकता था। ध्रुव खुद को हमेशा ग्राउंड लेवल का इंसान मानता था। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और कई पार्ट टाइम जॉब्स की ताकि अपनी जिंदगी चला सके। इन दोनों इवेंट्स में शामिल होने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि बहुत से लोग कितनी मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं और उनकी पढ़ाई की कंडीशन कितनी खराब है। वह अब सक्षम था, तो उसने ठान लिया कि जितना हो सकेगा उतनी मदद करेगा। फिर डोनेशन इवेंट शुरू हुआ। स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई दिया। लोगों को बस अपने फोन से इसे स्कैन करके पैसा पब्लिक अकाउंट में ट्रांसफर करना था। पैसा ट्रांसफर करते वक्त लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम भी लिख सकते थे। साथ ही अकाउंट की मॉनिटरिंग हर कोई कर सकता था और हर ट्रांजैक्शन की डिटेल्ड लिस्ट भी मौजूद थी। ध्रुव ने अपना फोन निकाला और QR कोड स्कैन किया। उसने $10 मिलियन डोनेट किए, लेकिन अपना नाम नहीं लिखा। अब पैसा उसके लिए सिर्फ एक नंबर था। वह किसी भी तरह की अनवांटेड अटेंशन से बचना चाहता था। अगर उसने बहुत बड़ी अमाउंट डोनेट की तो लोग उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे और वह अब किसी भी तरह की परेशानी से बचना चाहता था। भले ही यह सिर्फ $10 मिलियन थे, फिर भी यह इवेंट में दूसरे सबसे बड़े डोनेशन से काफी ज्यादा था। डोनेशन करने के बाद ध्रुव अपने रूम में वापस चला गया। इसी दौरान डोनेशन की लिस्ट में बिना किसी नाम के $10 मिलियन का डोनेशन जुड़ चुका था। जेफरी ने कई बार पूछा कि यह गुमनाम डोनेशन किसका है, लेकिन कोई इसे स्वीकार करने के लिए आगे नहीं आया। मैरी ही एकमात्र शख्स थी जो जानती थी कि यह गुमनाम डोनर कौन था। मैरी, क्या डोनर ध्रुव है? हन्नाह ने फुसफुसाते हुए पूछा। हाँ, तो फिर वो गुमनाम क्यों है? क्योंकि वह पब्लिसिटी नहीं चाहता। वह बहुत शांत स्वभाव का है। ध्रुव ने अपने कमरे से तानिया को कॉल किया। कुछ ही देर में तानिया की आवाज फोन पर सुनाई दी।
अरे मिस्टर ध्रुव, क्या चल रहा है? भर्ती कैसी चल रही है मिस तानिया? ध्रुव ने पूछा। बहुत बढ़िया। ईस्ट लीग इंटरनेशनल में अब करीब 500 कर्मचारी हैं। मैं कुछ लोगों को नौकरी से निकालने वाली हूं। हमें स्प्रिंगफील्ड में इतने लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि आप क्या कर रही हैं। किसी एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करें और अनाउंस करें कि ईस्ट लीग इंटरनेशनल एक चैरिटी फाउंडेशन की स्थापना कर रहा है। यह फाउंडेशन देश भर के गरीब पहाड़ी इलाकों में स्कूल बनाने के लिए $100 बिलियन आवंटित करेगा। हम? मिस्टर ध्रुव, आपका क्या मतलब है? मैं समझती हूं कि चैरिटी करने से ईस्ट लीग इंटरनेशनल को मदद मिल सकती है, लेकिन क्या $100 अरब बहुत ज्यादा नहीं है? मुझे लगता है कि $1 बिलियन भी काफी मदद कर सकते हैं। हमें इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मेरे लिए पैसा सिर्फ एक नंबर है। मैं बस उन गरीब पहाड़ी बच्चों की मदद करना चाहता हूं। जितनी जल्दी हो सके ये काम शुरू करें और ईस्ट लीग इंटरनेशनल को इस मौके का पूरा फायदा उठाने दें। यह भविष्य के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, मैं अब तैयारी शुरू करती हूं मिस्टर ध्रुव, तानिया ने कहा। ध्रुव ने अपना डिसीजन पहले ही ले लिया था। तानिया ने और ज्यादा सवाल पूछना बंद कर दिया। अब वह सिर्फ वही करने वाली थी जो उसे कहा गया था। तानिया काम पूरा करने में बहुत एक्सपर्ट थी। अगली दोपहर ईस्ट लीग इंटरनेशनल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और कई बड़े मीडिया हाउसेस को इनवाइट किया। तानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि ईस्ट लीग इंटरनेशनल ग्रुप ने ईस्ट लीग इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की है। यह फाउंडेशन बच्चों के लिए $100 अरब का इन्वेस्टमेंट करेगा। देश भर के गरीब पहाड़ी इलाकों में ऐसे स्कूल बनाए जाएंगे जो बच्चों को हवा और बारिश से बचा सकें। साथ ही स्कूल में हर तरह की मॉडर्न सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं, ईस्ट लीग इंटरनेशनल फाउंडेशन गरीब इलाकों में काम करने वाले टीचर्स को हर महीने $2000 की सब्सिडी भी देगा। जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिक हुई, ये किसी बम फोड़ने से कम नहीं थी। लाखों लोग इसे सुनकर दंग रह गए और ये न्यूज़ टीवी स्टेशंस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और न्यूज़ आउटलेट्स पर ट्रेंड करने लगी। गरीब पहाड़ी इलाकों में स्कूल बनाने के लिए $100 अरब खर्च करना, क्या आप जानते हैं कि $100 अरब कितनी बड़ी रकम होती है? दुनिया की टॉप 1000 कंपनियों में से कितनी कंपनियों का मार्केट वैल्यू भी $100 अरब नहीं होता? ये कितना शॉकिंग है। दूसरे शब्दों में, ईस्ट लीग इंटरनेशनल ग्रुप ने दुनिया की टॉप 1000 कंपनियों में से किसी एक के बराबर अमाउंट डोनेट कर दिया। इतना बड़ा डोनेशन पहले कभी नहीं हुआ था। ईस्ट लीग इंटरनेशनल पहले इन्वेस्टमेंट की दुनिया में थोड़ा फेमस था, लेकिन अब इसकी पॉपुलैरिटी ग्लोबल हो गई थी। अलग अलग न्यूज मीडिया ने इसे हाईलाइट किया, जिससे ईस्ट लीग इंटरनेशनल रातों रात पूरी तरह से फेमस हो गया। लोगों ने ईस्ट लीग इंटरनेशनल की बैकग्राउंड चेक करनी शुरू कर दी, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना पता चला कि इस ग्रुप के कॉरपोरेट रिप्रेजेंटेटिव और चेयरमैन का नाम ध्रुव है। ध्रुव के बारे में और कुछ पता नहीं चला, यहां तक कि उसकी एक भी तस्वीर उपलब्ध नहीं थी। जितना कम डिटेल्स लोगों को ध्रुव के बारे में मिलती, उतना ही वह मिस्टीरियस लगता, और जितना ज्यादा मिस्टीरियस वह लगता, लोग उतने ही ज्यादा उसकी पर्सनालिटी को लेकर क्यूरियस हो जाते। ध्रुव हाई लेवल सोसाइटी में भी चर्चा का विषय बन गया था, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे जो उसे पर्सनली जानते थे। ईस्ट लीग इंटरनेशनल ग्रुप में ध्रुव सबसे ऊपर थे। उनके बाद जनरल मैनेजर तानिया का नाम आता था। तानिया की पूरी डिटेल्स निकाली जा सकती थीं। उन्होंने स्प्रिंगफील्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने साउथ रिवर प्रांत के रिवर सिटी में गोल्डन लीफ होटल में लॉबी मैनेजर के रूप में काम किया। आखिरकार गोल्डन लीफ होटल के मालिक और ईस्ट लीग इंटरनेशनल के चेयरमैन ध्रुव ने उनकी स्किल्स को पहचाना
और उन्हें ईस्ट लीग इंटरनेशनल के जनरल मैनेजर की पोजीशन पर प्रमोट कर दिया। सिर्फ 2 महीने पुरानी कंपनी ईस्ट लीग इंटरनेशनल ने तुरंत पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। अब लोग ये सोच रहे थे कि कंपनी के पास आखिर कितना पैसा है। उन्होंने तो स्कूल्स बनाने के लिए $100 अरब डोनेट करने की अनाउंसमेंट कर दी थी। कई मीडिया आउटलेट्स ने ईस्ट लीग इंटरनेशनल की एसेट्स की वैल्यूएशन करना शुरू कर दिया। जो फिगर्स सामने आए वो और भी ज्यादा शॉकिंग थे। ईस्ट लीग इंटरनेशनल के पास लगभग $400 अरब की प्रॉपर्टी थी और ये सब पिछले 2 महीनों में इन्वेस्ट किया गया था। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि ईस्ट लीग इंटरनेशनल ने पिछले 2 महीनों में $300 अरब से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया था और अभी भी हर दिन अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये सब रियल मनी थी। ये मार्केट वैल्यू की तरह सिर्फ आंकड़े नहीं थे। क्या दुनिया का कोई भी $1 ट्रिलियन ग्रुप $200 अरब की कैश रख सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ईस्ट लीग इंटरनेशनल ने असली पैसा खर्च किया था। उन्होंने सिर्फ 2 महीनों में $300 अरब से ज्यादा खर्च कर दिए थे और अब वे चैरिटी में $100 अरब और खर्च करने वाले थे। यह टोटल $400 अरब से ज्यादा था। ईस्ट लीग इंटरनेशनल के पास कितना पैसा है, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था और न ही कोई ध्रुव की पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता लगा सका। ईस्ट लीग इंटरनेशनल की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि और भी ज्यादा टैलेंटेड लोग इसके साथ जुड़ने लगे और ज्यादा कंपनियां जिन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी इसकी पार्टनर बनने लगीं। साउथ रिवर प्रांत के एक रिमोट एरिया में मिन्नी अपने रूम में काफी गुस्से में थी। पिछले महीने उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता कई अच्छे लड़कों से कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया। आज उसकी मुलाकात एक व्यापारी के बेटे से हुई। बताया जाता है कि उसके परिवार के कई पड़ोसी शहरों में सुपरमार्केट्स हैं। वो लड़का मिन्नी को पसंद करता था, लेकिन मिन्नी को उसके साथ कोई केमिस्ट्री महसूस नहीं हुई। वो अभी भी सैम और उसके साथ बिताए हर पल के बारे में सोच रही थी। प्यार कभी कभी इंसान का दिमाग खराब कर देता है। मिस्टर फुलर लिविंग रूम में टीवी देख रहे थे, जबकि मिसेस फुलर डाइनिंग टेबल लगा रही थीं। मिन्नी, डिनर के लिए बाहर आओ। मिसेस फुलर ने टेबल लगाने के बाद मिन्नी के कमरे की तरफ चिल्लाते हुए कहा। मां, मुझे भूख नहीं है, मिन्नी ने जवाब दिया। क्या तुम अभी भी सैम के बारे में सोच रही हो? पागल लड़की, मैं तुम्हें बता रही हूं, मैं तुम्हें और सैम को कभी साथ नहीं देखना चाहती। उसमें ऐसा क्या खास है? क्या वो मिस्टर लॉरेंस के बेटे से बेहतर है? हम इस शहर में एक इंपॉर्टेंट फैमिली हैं। अगर तुम उस गरीब लड़के सैम से शादी करोगी तो हम समाज में अपनी इज्जत कैसे बचा पाएंगे? मिसेस फुलर ने डांटते हुए कहा। मां, क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? मिन्नी ने रोते हुए कहा। हम तुम्हें मार रहे हैं? मुझे लगता है कि तुम अपने पिता और मुझे मारने की कोशिश कर रही हो। मिन्नी ने चुप रहना बेहतर समझा। मिस्टर और मिसेस फुलर ने खाना खाते हुए टीवी देखना शुरू कर दिया। तभी टीवी पर एक खबर ने उनका ध्यान खींचा। अगली खबर पीपुल्स न्यूज। कल दोपहर ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने ईस्ट लीग इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की। वे देश भर के गरीब पहाड़ी इलाकों में स्कूल बनाने के लिए $100 अरब खर्च करेंगे, ताकि पढ़ाई अब गरीब छात्रों के लिए लग्जरी न रहे। यह एक बड़ी परियोजना है जो देश और लोगों को लाभ पहुंचाएगी। आशा है कि ईस्ट लीग इंटरनेशनल से और भी कंपनियां सीख लेंगी। अब ईस्ट लीग इंटरनेशनल की जनरल मैनेजर मिस तानिया कुछ कहना चाहती हैं। तानिया? मिस्टर और मिसेस फुलर ने यह नाम सुना और तुरंत टीवी की ओर देखने लगे। टीवी पर तानिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर खड़ी नजर आई। उसने ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था और वह स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और प्रेजेंटेबल लग रही थी।
तानिया अब 1 महीने पहले की तानिया से बिल्कुल अलग दिख रही थी। वह धीरे धीरे एक विनम्र, मासूम और खुशमिजाज लड़की से एक दबंग बिजनेस वुमन बन गई थी। झनकार, झनकार! मिस्टर और मिसेस फुलर के हाथ से कटलरी फर्श पर गिर गई। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उनकी आंखों में हैरानी के साथ थोड़ी सी घबराहट भी थी। तानिया टीवी पर बोल रही थी। मिसेस फुलर को तुरंत कुछ समझ आया और उन्होंने कहा, मिन्नी, जल्दी बाहर आओ और देखो, क्या ये टीवी पर सैम की बहन नहीं है? जैसे ही मिन्नी ने सैम का नाम सुना, वह अपने कमरे से बाहर भागी। उसने देखा कि टीवी पर तानिया बोल रही थी। हाँ, ये सैम की बहन तानिया ही थी। हालांकि उसका एटीट्यूड अब बदल गया था, लेकिन उसकी शक्ल वही थी। जल्दी से सैम को फोन करो और उसे ये सब दिखाओ, मिसेस फुलर ने कहा। मिन्नी ने अपना फोन निकाला और तुरंत सैम को कॉल किया। मिन्नी, सैम, टीवी चालू करो और पीपुल्स चैनल लगाओ, मिन्नी ने कहा। क्या कर रही हो? मैं अभी टीवी देखने के मूड में नहीं हूं। जल्दी करो, तुम्हारी बहन टीवी पर है, वो अभी बात कर रही है। क्या? ओह, मैं अभी लगाता हूं। सैम ने फोन रखा और लिविंग रूम में भागा। बिली और लेई वहां एक टीवी सीरियल देख रहे थे। तभी सैम ने चैनल बदलना शुरू कर दिया। सैमी, ये क्या कर रहे हो? मां, चुप रहो, बस देखो। टीवी चैनल पीपुल्स चैनल पर बदल गया और तानिया स्क्रीन पर आ गई। क्या ये तानिया है? लेई ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, ये तानिया है, ये सच में तानिया है। तानिया टीवी पर है। मिन्नी, तुम ऑनलाइन जाकर ईस्ट लीग इंटरनेशनल के बारे में सर्च क्यों नहीं करती? मिसेस फुलर ने कहा। ओह, ठीक है। मिन्नी ने अपने फोन पर ईस्ट लीग इंटरनेशनल ग्रुप सर्च किया। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप, कॉर्पोरेट रिप्रेजेंटेटिव ध्रुव, चेयरमैन ध्रुव, जनरल मैनेजर तानिया। जनरल मैनेजर? तीनों लोग हैरान रह गए। वे बिली और उसकी वाइफ नहीं थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि महाप्रबंधक का क्या मतलब होता है। इसके बाद मिन्नी ने तानिया को खोज निकाला। स्प्रिंगफील्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, गोल्डन लीफ होटल में काम किया। रेज्यूमे में सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन आखिरी लाइन पढ़कर तीनों शॉक्ड रह गए। ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप की महाप्रबंधक होने के नाते तानिया पर चेयरमैन ध्रुव के करीबी होने का शक है और उनकी प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 अरब डॉलर से ज्यादा है। 10 अरब डॉलर से ज्यादा? 10 अरब डॉलर कितने पैसे होते हैं? वे इस खगोलीय आंकड़े को समझ नहीं पाए, लेकिन इतना तो पता था कि ये बहुत ज्यादा होगा। उसके नाखूनों के नीचे से थोड़ा सा पैसा भी उनके 2 परिवारों को पूरी जिंदगी खिलाने के लिए काफी था। मिन्नी, मुझे लगता है कि तुम्हें सैम को तानिया से माफी मांगने के लिए राजी करना चाहिए। आखिर वो उसकी बहन है। फैमिली में कोई बात ऐसी नहीं होती जो भूल ना सके, मिसेस फुलर ने मिन्नी से सीरियस टोन में कहा। मिस्टर फुलर ने खड़े होकर हामी भरी। ठीक है, समझ गया, मैं कल जाकर उससे मिलूंगा। मिन्नी को पता था कि उसके पेरेंट्स अब उसे सैम के साथ रहने से नहीं रोकेंगे। सैम की बहन बहुत काबिल थी। उन्होंने तानिया को देश और टीवी पर मीडिया रिपोर्टर्स के सामने बहादुरी और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए देखा। बिली और लेई को समझ आ गया कि तानिया अब बदल गई हैं। वह अब वो मासूम और सॉफ्ट लड़की नहीं रही जो कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। अब वह एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन बन चुकी थी। ये 2 महीने उन तीनों के लिए बहुत मुश्किल भरे रहे। तानिया उन्हें हर महीने $20,000 का अलाउंस देती थी, जो 2 साल तक चला। बहुत कम लोग $20,000 हर महीने कमा पाते हैं, खासकर उनकी तरह के छोटे से गांव या शहर में रहने वाले। पिछले 2 सालों में उन्होंने करीब $5 लाख पा लिए थे। अगर उन्होंने थोड़ा और समझदारी से खर्च किया होता तो उनकी हालत इतनी खराब नहीं होती। लेकिन सैम को गुस्सा इस बात पर था कि उसने न सिर्फ जुए में तानिया की ट्यूशन फीस हार दी थी, बल्कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी हो गया था। इसी वजह से उसने मिन्नी से मिलने के बाद जुआ खेलना बंद कर दिया।
लेकिन उसे अभी भी अपना कर्ज चुकाना था। उन्होंने तानिया के भेजे पैसे से सैम का कर्ज चुकाया। इसके अलावा दंपति ने पिछले कुछ सालों में खेतों में काम करना भी बंद कर दिया था। अब वे हर दिन सिर्फ पोकर खेलते और शराब पीते थे। इस वजह से उनके पास अब कोई सेविंग नहीं बची थी। इसके बजाय वे हर महीने तानिया से पैसे आने का इंतजार करते रहे, लेकिन तानिया ने पिछले 2 महीनों से पैसे नहीं भेजे थे। परिवार के लिए खाना जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। परिवार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। चूंकि तानिया का पता नहीं लग पाया, वे खुद को भूखा भी नहीं रख सकते थे। आखिरकार उन्हें अपने औजार उठाने पड़े और खेती का काम फिर से शुरू करना पड़ा। लेकिन इतने सालों से कोई खेतों में काम नहीं किया था, तो अचानक से इतना फिजिकल काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। वे हर दिन तानिया के पैसे आने का इंतजार करते। उन्होंने शहर के बैंक में दर्जनों बार चक्कर लगाए, जिससे बैंक के कर्मचारी भी उनसे परेशान हो गए थे। गांव में जो लोग पहले उनसे जलते थे, अब उनका मजाक उड़ाने लगे थे। खुद को दोष देने की बजाय उन्होंने तानिया को ब्लेम करना शुरू कर दिया। दंपति और सैम तानिया से बहुत गुस्से में थे। वे सोच रहे थे कि उस शापित लड़की के साथ क्या करना चाहिए जब वे उससे पहली बार मिले। और अब वे टीवी पर तानिया को देख रहे थे। वह अब जनरल मैनेजर बन चुकी थी। उसकी लाइफ अब उनकी लाइफ से कहीं बेहतर थी। भले ही तानिया कितनी भी बदल गई हो, वह अभी भी उनकी बेटी थी। उन्होंने उसे पाला पोसा और अब उसने अपने परिवार से मुंह मोड़ लिया। यह अनफेयर था। तीनों गुस्से से भर गए। वे तानिया से इसका बदला लेना चाहते थे। पता करो तुम्हारी बहन कहाँ है, हम कल उसे ढूंढने निकलेंगे। कितनी बेतुकी बात है। उसने अपने परिवार को अनदेखा कर दिया, जबकि वह किसी जनरल मैनेजर के तौर पर अपनी लाइफ का मजा ले रही है, बिली ने गुस्से में कहा। बिली हमेशा से घमंडी था, लेकिन अब वह इस बात से और भी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि गांव में वह अब अपना सिर ऊंचा नहीं रख सकता था। ठीक है, मैं तैयार हूं, सैम ने सहमति में सिर हिलाया। तानिया को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका परिवार जानता है कि वह टीवी पर है, क्योंकि उस वक्त उसके हाथ काफी बिजी थे। अब जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, तो उनके लिए एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप के महाप्रबंधक के तौर पर तानिया को हर चीज पर ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि ध्रुव एक नॉन इंटरफीरिंग चेयरमैन थे। उसे फाउंडेशन की तैयारी करनी थी और जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया था, उनमें तेजी लानी थी। हालांकि उसे कोई शिकायत नहीं थी। वह एक ग्रेटफुल पर्सन थी और जानती थी कि ध्रुव ने उसे ये सब दिया है और उसे उसकी लाइफ का असली वैल्यू समझने में मदद की है। असल में तानिया ही ईस्ट लीग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ग्रुप को चला रही थी, जो सैकड़ों अरब डॉलर वैल्यू की कंपनी थी। ध्रुव को उस पर बहुत ट्रस्ट था। ध्रुव ने तानिया पर इतना भरोसा किया और उसे इतना वैल्यू दिया कि वह हर काम पूरे एफर्ट से करती थी। अब आप कह सकते हैं कि वह देश के टॉप एलीट क्लास में शामिल हो चुकी थी, क्योंकि वह सैकड़ों अरब डॉलर की कंपनी रन कर रही थी और ईस्ट लीग इंटरनेशनल की ग्रोथ को देखते हुए ये जल्द ही $1 ट्रिलियन के निशान को पार कर सकती थी। यहां तक कि सोमरलैंड में भी $1 ट्रिलियन का ग्रुप कुछ बहुत खास बात थी। हालांकि ये सिर्फ सतही रैंकिंग थी, क्योंकि ये पता नहीं था कि कितने सीक्रेट एलीट फैमिली के पास इतनी पावर थी। ध्रुव यह सोच रहा था कि पैसा किसी दूसरे तरीके से कैसे यूज किया जाए। हालांकि उसे हर दिन दर्जनों ग्रैंड पॉइंट्स मिलते थे, लेकिन उसे लगता था कि ये बहुत स्लो है। सिस्टम के हिसाब से उसने डबल लिमिट को ब्रेक करने के लिए 2000 ग्रैंड पॉइंट्स यूज किए थे। तो क्या अगली सफलता के लिए उसे 20,000 पॉइंट्स चाहिए होंगे? इसके अलावा उसे अपग्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा ग्रैंड पॉइंट्स की जरूरत थी, और जब वह हर दिन सिर्फ कुछ दर्जन पॉइंट्स कमा रहा था, तो उसे इतना इकट्ठा करने में काफी टाइम लग रहा था। उसे यह भी पता था
कि ईस्ट लीग इंटरनेशनल काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, क्योंकि उसने सिर्फ 2 महीनों में लगभग 400 अरब डॉलर खर्च किए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने गरीब पहाड़ी इलाकों के स्कूल्स के लिए जो 100 अरब डॉलर की अनाउंसमेंट की थी, उसे अगर जोड़ दिया जाए तो यह टोटल 500 अरब डॉलर हो जाता है। यह सब रियल मनी थी और इसने पहले ही कई बड़ी ताकतों का अटेंशन खींच लिया था। यही वजह थी कि पिछले 2 दिनों से उसे कई फोन कॉल्स आ रहे थे। क्लिंटन, विनिता, बिल, ह्यूग और एंडी, वह जिन भी इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानता था, उन्होंने उसे कॉल किया था। डायरेक्टली नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े ध्यान से कहा था कि वह विस्तार में जल्दबाजी न करे। क्लिंटन ने तो उससे कुछ टाइम तक लो प्रोफाइल रहने के लिए भी कहा था। उसने कहा था कि बहुत ज्यादा पब्लिसिटी ईस्ट लीग इंटरनेशनल की ग्रोथ के लिए सही नहीं है। हर पावरफुल फैमिली अपनी पहचान छुपा कर रखती है, वे खुद को ओपन में नहीं रखते। ध्रुव के पास 2 ट्रम्प कार्ड्स थे और उसे पूरा यकीन था कि अगर वह इन्हें दिखा देगा तो कई लोग डर जाएंगे, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि ऐसा कोई छुपा हुआ अमीर परिवार नहीं होगा जो उसके ट्रम्प कार्ड से डर न जाए। इसके अलावा वह अपनी सारी चीजें दिखाना पसंद नहीं करता था। इसके उलट उसे लगता था कि इससे वह और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा। अब क्या करें? ध्रुव भी कुछ टाइम के लिए थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा था। ईस्ट लीग इंटरनेशनल को इस वक्त कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए। हालांकि उसकी लग्जरी बढ़ने की स्पीड थोड़ी स्लो हो रही थी। इससे वह थोड़ा परेशान हो गया। कैपिटल सिटी में क्विन फैमिली का घर। जैकरी कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा था। हॉवर्ड के मुताबिक ध्रुव इन दिनों स्कूल नहीं गया था। उसे यह भी पता नहीं था कि डार्क वेब मिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। हालांकि हॉवर्ड ने कहा था कि वे 1 हफ्ते में जवाब देंगे और आज 1 हफ्ते के बाद पहला दिन था। जल्द ही डार्क वेब से एक मैसेज आया, डार्क वेब मिशन फेल। डार्क वेब, क्या आप मिशन को जारी रखना चाहेंगे या इसे कैंसिल करना चाहेंगे? डार्क वेब, अगर आप मिशन पोस्ट करना जारी रखते हैं तो आपको अपने रिवॉर्ड को कम से कम 10% बढ़ाना होगा। अगर आप मिशन कैंसिल करते हैं तो आपका रिवॉर्ड वापस कर दिया जाएगा। फेल? यह फेल कैसे हो सकता है? जैकरी को इस पर यकीन नहीं हुआ। डार्क वेब अंडरवर्ल्ड के इलीट असैसिन्स के लिए एक ग्लोबल अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट प्लेटफॉर्म था। अगर डार्क वेब के लोग फेल हो गए तो अब वह और किससे कांटेक्ट कर सकता था? क्या ध्रुव को छूने के लिए उन्हें टी मैन और क्लिंटन के 10 साल के एग्रीमेंट के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा? भगवान ही जानते थे कि वह 10 साल की अवधि कब पूरी होगी और कितने समय तक वह खुद का मजाक बनते हुए देखेगा। नहीं, वह अपनी पीठ पीछे हो रहे उपहास को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर इस बार हिटमैन पावरफुल नहीं हुआ तो वह और ज्यादा पैसे देगा ताकि कोई बेहतर असैसिन उसकी मदद करे। जब तक ध्रुव मरेगा नहीं, लोग उसका मजाक उड़ाते रहेंगे। इसलिए उसने कमीशन की अमाउंट बढ़ाकर 2 अरब डॉलर कर दी। 2 अरब डॉलर के कमीशन ने तुरंत ही मिशन को डार्क वेब पर 3रे स्थान पर रख दिया। अब अनगिनत हत्यारे इस मिशन पर नजर गड़ाए हुए थे। कई टॉप असैसिन्स इस मिशन को लेकर बहुत अलर्ट हो गए थे। 90% हिटमैन पैसे के लिए ऐसा करते थे, जबकि केवल एक छोटा हिस्सा फेम के लिए या डिस्टॉर्टेड प्लेजर के लिए हत्या करता था। जैकरी ने कमीशन बढ़ा दिया। कैपिटल सिटी की एक सीक्रेट फैसिलिटी। कैप्टन, टारगेट 4 ने कमीशन बढ़ा दिया है। इसे तुरंत हैक करो और पता लगाओ कि मिशन कहां पोस्ट किया गया है। यस कैप्टन, हमें डार्क वेब ने ब्लॉक कर दिया है। हम बस यह कंफर्म कर सकते हैं कि यह कैपिटल सिटी से पोस्ट किया गया है। डार्क वेब अपने नाम की तरह ही एफिशिएंट है। वे बहुत तेज हैं। टीम वल्चर नंबर 10 को अलर्ट करो। यस। ध्रुव अभी यह सोचने की कोशिश कर रहा था कि कैसे जल्दी से अपने ग्रैंड पॉइंट्स बढ़ाए जाएं। तभी उसे एक गुप्त मैसेज मिला।
यह फाल्कन में स्पाइडर स्क्वाड का सीक्रेट नंबर था जो खुफिया जानकारी संभालता था। टीम वल्चर नंबर 10। हमारे एनालिसिस के अनुसार डार्क वेब पर पोस्ट किए गए असैसिनेशन मिशन के पीछे का मास्टरमाइंड कैपिटल सिटी में है। हम सटीक लोकेशन नहीं जानते, लेकिन उन्होंने आपकी हत्या के कमीशन को 1 बिलियन से बढ़ाकर $2 बिलियन कर दिया है। मेरा मानना है कि ज्यादा पावरफुल हिटमैन आने वाले हैं। कृपया तैयारी करें। ध्रुव ने जब यह मैसेज पढ़ा तो वह चौंक गया। मुझे मारने की कोशिश करने वाला कैपिटल सिटी में है? कौन हो सकता है? क्या कुशल और उसका भाई कैपिटल सिटी आए थे, या यह कोई और है? कुशल और उसके भाई के अलावा मेरा झगड़ा और किससे हुआ था? क्या यह राजधानी से कोई है? टी ग्रुप के 8 महान योद्धा जैकरी क्विन। ध्रुव को बस जैकरी का नाम याद आया। उनके और जैकरी के बीच पहले कुछ इश्यूज थे, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि कोई ऐसा झगड़ा हुआ हो जो जानलेवा बन जाए। उसे नहीं लगता था कि उसने जैकरी को कभी कुछ नुकसान पहुंचाया था। उसने सिर्फ लूथर भाई बहनों को बचाने के लिए जैकरी के हमलों को रोका था। क्या वह सिर्फ इस वजह से मुझे मरवाना चाहता है? ध्रुव का गुस्सा फौरन भड़क गया। इतना सेंसिटिव क्यों है भाई? तुम दूसरों को चोट पहुंचा सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे हमले रोक भी नहीं सकते। क्या हमें बस बैठे रहकर तुम्हारे अटैक का इंतजार करना चाहिए? ध्रुव अभी तक यह नहीं समझ पाया था कि किसी ऐसे इंसान के लिए सम्मान का क्या महत्व होता है जिसे बचपन से ही विशेषाधिकार मिले हों और जो समाज में ऊंचे स्थान पर हो। हालांकि यह सिर्फ उसकी गेस थी। अगर वह इस थ्योरी को टेस्ट करना चाहता था तो उसे एक इंसान से शुरुआत करनी होगी, हॉवर्ड जैक्सन। ध्रुव ने सोचा कि वह पहले हॉवर्ड से मिलेगा। उसे यह मामला जल्दी सुलझाना होगा, वरना यह हत्या के प्रयास बंद नहीं होंगे। भले ही उसकी मेंटल स्ट्रेंथ में सुधार हुआ हो और अब वह ऐसे प्रयासों से डरता न हो, लेकिन बार बार ऐसा होना उसे परेशान कर रहा था। इसके अलावा अगर वे उसे मारना चाहते थे तो उन्हें खुद मरने के लिए भी तैयार रहना होगा। ध्रुव ने हमेशा अच्छे और बुरे में फर्क किया और जितना हो सके अच्छा व्यवहार किया, लेकिन उसने यह भी सुनिश्चित किया कि अपने खिलाफ हुए किसी गलत काम का बदला ले। दोपहर, स्कूल। ध्रुव स्कूल पहुंचा और किसी ने तुरंत हेनली को उसके आने की खबर दे दी। ध्रुव सीधा क्लासरूम में गया और हॉवर्ड को ढूंढा। मिस्टर जैक्सन, मुझे आपसे बात करनी है। ये क्या है? हॉवर्ड ने पूछा। जब तुम बाहर निकलोगे तो देखोगे, ये कहकर ध्रुव आगे बढ़ गया। हॉवर्ड ने इस बारे में सोचा और उसका पीछा किया। वह यह नहीं जानता था कि ध्रुव के ठिकाने के बारे में बताने के बाद जैकरी उसकी हत्या की योजना बना रहा था। अन्यथा वह ध्रुव के साथ बाहर नहीं जाता, भले ही उसके पास इस्पात की गेंदें होती। ध्रुव के जाने के बाद कक्षा में बातचीत शुरू हो गई। स्कूल में अफवाह थी कि ध्रुव कैंपस की सुंदरी नताशा यंग के साथ रिलेशनशिप में है। ध्रुव कुछ ही दिनों के लिए स्कूल गया था। हालांकि उसने नताशा नामक देवी पर जीत हासिल कर ली थी, जिसका पीछा फैंटास्टिक 4 में से एक हैनले ने 3 साल तक किया था। इसके बाद तो कई लोगों के होश ही उड़ गए। पास ही खड़ी अमीलिया ने गुस्से भरी नजर से ध्रुव को जाते हुए देखा। उसकी नजर पहले ध्रुव पर थी, हालांकि बाद में आए किसी और ने उसे अपना बना लिया था। क्या उन्हें पता नहीं था कि वहां कतार लगी हुई है? क्या उनमें कोई शिष्टाचार था? ध्रुव हॉवर्ड को ग्रीनवुड यूनिवर्सिटी के एक सुदूर उपवन में ले गया। ध्रुव सीधे मुद्दे पर आया और बोला, मिस्टर जैक्सन, मुझे नहीं लगता कि मेरे मन में कोई शिकायत है। क्या मैं तुम्हें जानता हूं? भले ही तुम जैकरी के साथ हो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन तुमने जैकरी को मेरा ठिकाना क्यों बताया? क्या तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि वह मेरी हत्या के लिए किसी को भेज सके? हम? हॉवर्ड तुरंत चकित हो गया। मिस्टर क्विन ने ध्रुव की हत्या के लिए किसी को भेजा था? मुझे कुछ पता नहीं है।
कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर क्विन बार बार पूछ रहे थे कि क्या ध्रुव उस दिन स्कूल आया था। मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा, वरना जब कुलीन वर्ग लड़ेंगे तो हम आम लोगों को नुकसान झेलना पड़ेगा। ध्रुव, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हॉवर्ड ने खुद को शांत करने के बाद कहा। ओह, तुम्हें नहीं पता? मिस्टर जैक्सन, ऐसा मत सोचो कि मैं कैपिटल सिटी में तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। तुम मेरे और जैकरी के साथ कैसे उलझे? क्या तुम मरना चाहते हो? ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा। हॉवर्ड कांप उठा। ध्रुव उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा था। उसने उस पर मिस्टर क्विन से भी ज्यादा दबाव डाला। मुझे सच में कुछ पता नहीं है। तुम फिर से क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं पता? जैसे ही ध्रुव ने अपना काम पूरा किया, उसने अपनी मानसिक शक्ति प्रकट की और उसे हॉवर्ड पर केंद्रित कर दिया। हॉवर्ड को तुरंत सांस लेने में कठिनाई महसूस हुई। इसके अलावा वह बहुत डर गया। ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव अगले ही पल उसे मार डालेगा और उसने अपनी मौत देख ली हो। यह वही था जो मानसिक शक्ति के दबाव ने किया था। मिस्टर ध्रुव, मुझे नहीं पता था कि जैकरी आपको मारने के लिए किसी को भेजेगा। उसने मुझसे सिर्फ इतना पूछा था कि क्या तुम स्कूल आते हो। बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। हॉवर्ड घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। उस स्थिति में तुमने जयकरी को मेरा ठिकाना बताया था। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हें मार डालेगा। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। चिंता मत करो, हम स्कूल में हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, ध्रुव ने हॉवर्ड के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। इतना कहकर वह चला गया। उसने हॉवर्ड को जमीन पर घुटनों के बल बैठा छोड़ दिया। हॉवर्ड ने सोचा कि ध्रुव उसे मार डालेगा। कांपते हुए हॉवर्ड ने जेब से अपना सेल फोन निकाला और फोन किया। हेलो हॉवर्ड, क्या बात है? फोन पर एक अधेड़ महिला की आवाज आई। मां, मैं विदेश जाना चाहता हूं, हॉवर्ड ने कहा। तुम विदेश क्यों जाना चाहते हो? इस बारे में चिंता मत करो, मैं अभी विदेश जाना चाहता हूं। जल्दी करो और प्रोसेस पूरी करने में मेरी मदद करो। इतनी जल्दी क्यों बेटा? क्या हुआ? मां, पूछना बंद करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा ठीक से जिए तो अभी यह करो। हॉवर्ड रो पड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी यह तुम्हारे लिए करूंगी, मैं अभी यह तुम्हारे लिए करूंगी। ध्रुव होटल वापस चला गया। वह इस बात से परेशान था कि इस मामले में क्या किया जाए। जयकरी वास्तव में इसके पीछे था। हालांकि जयकरी अभी भी क्विन परिवार का उत्तराधिकारी था। उनके अचानक गायब होने से राजधानी में हलचल मच जाएगी। उसे इस पर गहराई से सोचना पड़ा। क्या मैं फाल्कन और स्पेशल टास्क फोर्स का सदस्य नहीं हूं? क्या इन दोनों संगठनों को मेरे पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए जब कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा हो? इसलिए उसने अपना फोन निकाला और सबसे पहले टीम वल्चर के कप्तान लुकास को फोन किया। नंबर 10, ये क्या है? लुकास ने पूछा। कप्तान, मुझे पता है कि कौन मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? ध्रुव ने पूछा। चूंकि तुम जानते हो कि वह कौन है, तो आग से लड़ो। लेकिन वह एक पावरफुल फैमिली का मेंबर है। पावरफुल फैमिली? कितना पावरफुल? कैपिटल सिटी का क्विन परिवार, लुकास ने हंसते हुए कहा। क्विन परिवार आम लोगों के लिए पावरफुल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। बस जो करना है करो। अगर कुछ हुआ तो फाल्कन को ब्लेम लेना होगा। क्या आप इसे हैंडल कर सकते हैं? क्यों ना मैं स्पेशल टास्क फोर्स से संपर्क करूं ताकि आप इसे साथ ले सकें? ध्रुव ने पूछा। चले जाओ। क्या तुम हमें नीचा दिखा रहे हो? क्विन परिवार फाल्कन के लिए कुछ भी नहीं है। तुम यह कर सकते हो, लेकिन इसमें किसी और को इंक्लूड मत करो। क्विन परिवार तुम्हारे पीछे कुछ नहीं करेगा। अगर हम उनके वारिस को छू भी लें तो भी नहीं। वारिस? वे तभी वारिस हैं जब वे जिंदा हों। एक बार जब वे मर जाते हैं तो वे किस तरह के वारिस हैं? ठीक है, तो मैं खुद ही कर लूंगा। हाँ, शुरू करने से पहले मुझे बताओ ताकि मैं क्विन परिवार को पहले से बता सकूं। याद रखो, हम ऐसे लोगों का समूह हैं जो अपने देश के लिए काम करते हैं।
अगर हम अपने मेंबर्स की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते तो फ्यूचर में हमारे देश के लिए कौन काम करेगा? आगे बढ़ो और करो। समझ गया? ध्रुव ने राहत महसूस करते हुए फोन रख दिया। बैकअप होना अच्छा था। भाड़ में जाओ। जयकरी, हमारे बीच कोई सीरियस दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे मरवाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। ध्रुव ने स्पेशल टास्क फोर्स टीम डी के मेंबर्स से कांटेक्ट किया, जो लोकल इंटेलिजेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे। अगर वे जयकरी की एक्टिविटीज का पता लगा सकें तो यह इजी होगा। रात के बीच में जयकरी ने ग्रेट वॉल क्लब छोड़ दिया। वह कार में बैठकर चला गया। मैक अभी भी गाड़ी चला रहा था। यात्रा के आधे रास्ते में मैक को लगा कि कुछ गड़बड़ है। सड़क बहुत शांत थी। वह कई सालों से इसी रास्ते से गाड़ी चला रहा था। हालांकि उस समय सुबह 1 बज चुका था, लेकिन आसपास कोई कार नहीं थी। मैक ने जल्दी से भागने की कोशिश की, लेकिन आगे की सड़क 2 बड़े टो ट्रक्स द्वारा ब्लॉक्ड थी। वह केवल कार रोक सकता था। सर, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, मैक ने पीछे की सीट पर बैठे जयकरी से कहा। जयकरी नशे में था। क्या हुआ? बाहर निकलो और देखो। वे दोनों एक साथ कार से बाहर निकले और व्यस्त सड़क पर चारों ओर स्ट्रीट लैंप्स की रोशनी के अलावा शांति थी। जयकरी को तुरंत ही झटका लगा। यहां क्या हो रहा है? ये इतना शांत क्यों है? ध्रुव अंधेरे से बाहर चला गया। जयकरी, बहुत समय हो गया मिलते हुए। आप ध्रुव हैं? जयकरी ने ध्रुव की शक्ल देखकर बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर पूछा। क्यों? तुम्हें लगा कि मेरी हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसे तुमने $1 अरब में हायर किया था? तुम्हें निराश करने के लिए माफ करना, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम यहां कैसे? जयकरी ने पूछा। मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो यहां जवाबी हमला करने आया हूं। बेशक, चूंकि तुम मुझे मारने के लिए तैयार हो, तो क्या मैं जवाबी हमला नहीं कर सकता? मिस्टर क्विन, जल्दी करो और परिवार के मुखिया को बुलाओ, मैक ने कहा। जयकरी ने जल्दी से अपना फोन निकाला, लेकिन जब उसने देखा तो पाया कि उसमें कोई सिग्नल नहीं था। इसके बाद उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह किसी को फोन नहीं कर सकता। मैक, मेरे फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है, जयकरी ने चिंतित होकर कहा। मैक ने अपना फोन निकाला और पाया कि सिग्नल भी नहीं आ रहा था। ध्रुव ने यह कैसे किया? वह वास्तव में इस एरिया में सिग्नल काट सकता है। जयकरी, बेवजह झगड़ा करना बंद करो। शुरू में हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था। मैं सिर्फ लूथर भाई बहनों को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए मैंने तुम्हारा वार रोका, लेकिन तुम मुझे मारना चाहते थे। क्या मैं सिर्फ एक चींटी हूं जिसे तुम जब चाहो अपनी आंखों में कुचल सकते हो? ध्रुव का स्वर और भी भारी होता गया। ध्रुव, कोई बेवकूफी मत करो। मैं क्विन परिवार का वारिस हूं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो क्विन परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। वारिस? केवल जिंदा व्यक्ति को ही वारिस कहा जाता है। क्या मरे हुए व्यक्ति को भी वारिस कहा जा सकता है? जयकरी, क्या तुम नहीं समझते? क्या क्विंस इस एरिया में रोड ब्लॉक कर सकते हैं और सिग्नल काट सकते हैं? अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो क्या तुम्हें लगता है कि क्विंस मुझे प्रोवोक करने का रिस्क उठा सकते हैं? जयकरी, भागो, क्लब में वापस जाओ और टी-मैन स्टेन को ढूंढो। अब केवल वही तुम्हें बचा सकता है, मैक ने जयकरी पर चिल्लाया। ध्रुव सही था। क्विन परिवार इस एरिया में रोड ब्लॉक नहीं कर सकता था और सिग्नल काट नहीं सकता था, और क्विन परिवार किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकता था जो ऐसा कर सकता था। चूंकि क्विन परिवार उन्हें नाराज नहीं कर सकता था, तो परिवार के मुखिया को इन्फॉर्म करने का क्या फायदा था? मैक को अब केवल एक ही व्यक्ति पता था जो जयकरी को बचा सकता था, और वह था टी फैक्शन का टी-मैन स्टेन। यह कहने के बाद मैक बिना किसी हेजिटेशन के ध्रुव के पास पहुंचा। उसे पहले से ही ध्रुव की किलिंग इंटेंट का एहसास हो चुका था, और वह जयकरी के लिए
कुछ टाइम खरीदने के लिए अपने बॉडी का यूज करना चाहता था। जैकरी ने रिएक्ट किया और जल्दी से कार की ओर भागने के लिए तैयार हो गया। हालांकि वह सिर्फ कार के किनारे तक ही पहुंच पाया और उसे अंदर जाने का टाइम नहीं मिला। टकराना! मैक का बॉडी पीछे की ओर उछलकर कार के विंडशील्ड से टकराया। टाइगर रैंक का एक्सपर्ट, जो रैंक के पीक तक भी नहीं पहुंचा था, ध्रुव का ओपोनेंट नहीं था। सिर्फ एक वार से मैक ने लड़ने की अपनी कैपेबिलिटी पूरी तरह खो दी। मैक! जैकरी पहले ही डर के मारे कांप रहा था। मैक एक मास्टर था जो कई सालों से उसका पीछा कर रहा था और अब वह ध्रुव के साथ एक राउंड भी नहीं टिक सका। ध्रुव धीरे धीरे जैकरी की ओर बढ़ा। ध्रुव, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जैकरी ने हकलाते हुए पूछा। जैकरी, तुम एक आदमी हो। अगर तुम में कुछ करने की हिम्मत है तो तुम्हें कॉन्सिक्वेंसेस की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। डी ध्रुव, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम जितना चाहो उतना ले सकते हो। जैकरी ने कांपते हुए कहा, लेकिन उसका एक हाथ चुपके से उसकी पैंट की जेब में चला गया। फिर उसने ध्रुव को गोली मारने के लिए जल्दी से गन निकाली। हालांकि ध्रुव की मेंटल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि जैकरी की सीक्रेट हरकतें उससे छिप नहीं सकीं। जब जैकरी ने अपनी गन निकाली और उसे ध्रुव पर एम करने ही वाला था, तभी ध्रुव पहले ही अपनी पूरी ताकत के साथ जैकरी की तरफ दौड़ पड़ा। फिर उसने जैकरी को सीधे सीने पर मारा। ढप! ध्रुव अब इतना पावरफुल हो गया था कि टाइगर रैंक मास्टर टकर को भी उसने एक ही वार में मार डाला। फर्स्ट क्लास के टॉप लेवल वाले जैकरी का क्या होगा? जैकरी को सिर्फ तेज दर्द महसूस हुआ। अचानक उसका बॉडी पीछे की ओर ऐसे उड़ा जैसे वह टूटकर गिर गया हो। वह 20 से 30 मीटर दूर जाकर गिरा। इस प्रहार की ताकत को कोई भी देख सकता था। इस समय जैकरी को ऐसा लगा जैसे उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स जल रहे हों और उसके मुंह से खून बह रहा हो। वह उठना चाहता था, लेकिन 2 बार स्ट्रगल करने के बाद वह शांत हो गया। इसके साथ ही टी फैक्शन के 8 महान फाइटर्स में से एक, कैपिटल सिटी में क्विन परिवार का वारिस जैकरी क्विन मर गया। क्विन मैनर। जैकरी का शरीर विशाल लिविंग रूम के बीच में पड़ा था। एक तरफ एक अधेड़ उम्र की औरत जैकरी के शव को पकड़कर रो रही थी। मेरे जैक, तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक थी। क्विन परिवार का मुखिया लुइस क्विन चेहरे पर खतरनाक भाव लिए एक तरफ खड़ा था। मैक कैसा है? क्या वह होश में आया? लुइस ने अपना गुस्सा दबाते हुए पूछा। सर, मैक बुरी तरह घायल हो गया था और अभी भी कोमा में है, क्विन परिवार के बटलर ने जवाब दिया। आखिर हो क्या रहा है? कोई मुझे समझाएगा? वापसी के रास्ते में जैक की मौत कैसे हो गई? आखिर किसमें इतनी हिम्मत है ऐसा करने की? हाँ? लुइस दहाड़ा। अब वह सच में गुस्से में था, क्योंकि उसका सबसे प्यारा बेटा मर गया था। और तो और उसकी नाक के नीचे ही उसकी मौत हो गई। अभी तक उसे यह भी नहीं पता था कि हत्यारा कौन है। यह क्विंस के चेहरे पर एक तमाचा था। सर, हमें नहीं पता कि क्या हुआ। हमें अभी अभी एक अजीब कॉल आया जिसमें हमें मिस्टर जैकरी को लेने के लिए कहा गया था। अंत में जब हम वहां गए तो हमने मिस्टर जैकरी की लाश देखी, जबकि मैक भी कोमा में था। फोन नंबर देखो। हमने खोज की, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो फिर अभी परिवार की सारी ताकतें जुटाओ, पता लगाओ कि कल से जैक कहां गया और उन जगहों की अच्छे से जांच करो। मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा करने की हिम्मत किसमें है। क्या वे सच में सोचते हैं कि क्विंस कायर है? जी श्रीमान, बटलर के उत्तर देने के बाद जैसे ही वह अपना काम करने वाला था, एक आवाज ने उसे रोक दिया। रुको! तभी भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी लिविंग रूम में आया। पिताजी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। जैक मारा गया। वह हत्यारा इतना दुस्साहसी है कि उसने कैपिटल सिटी में क्विन परिवार के वारिस को छूने की हिम्मत की।
अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो भविष्य में क्विन परिवार कैपिटल सिटी में अपना पैर कैसे जमाएगा? लुइस ने अपनी उदासी को दबाते हुए कहा। ओल्ड मास्टर, बटलर ने भी आवाज लगाई। जो व्यक्ति आया था वह क्विन परिवार का पूर्व मुखिया, जैकरी का दादा और लुइस का पिता ओल्ड मास्टर क्विन था। बटलर, पहले जैक के शरीर का निपटान करो। लोगों को बताओ कि जैक की अचानक बीमारी से मौत हो गई। ओल्ड मास्टर क्विन ने बटलर से कहा। हम? ओल्ड मास्टर, यह... बटलर को कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। नहीं पापा, जैक की बहुत दुखद मौत हो गई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? साफ साफ दिख रहा है कि उसे किसी ने मारा है। हमें हत्यारे को ढूंढना होगा और जैक का बदला लेना होगा। मैं उसके परिवार को नष्ट करना चाहती हूं और जैक के साथ उन सभी को दफनाना चाहती हूं। जैकरी की मां ने अपना सिर उठाया और चेहरे पर एक गुस्से भरा भाव लेकर चीखी। उसका इकलौता बेटा इस तरह मर गया तो अब उसके जीने का क्या मतलब है? वह अब केवल जैक का बदला लेना चाहती थी और जैक को मारने वाले व्यक्ति के पूरे परिवार को उसके साथ दफनाने की इच्छा रखती थी। इस समय लुइस भी होश में आ गया। हालांकि वह अपनी पत्नी की तरह भावुक नहीं था। क्विन परिवार के मुखिया के रूप में उसकी नजर अभी भी प्रैक्टिकल थी। जाहिर है उसके पिता को अंदर की कहानी पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया। इसलिए कुछ तो गड़बड़ थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दुश्मन इतना पावरफुल था कि क्विंस उन्हें प्रोवोक करने का रिस्क नहीं उठा सकते थे? लुइस ने कैपिटल सिटी के उन परिवारों के बारे में सोचा जिनसे क्विंस पंगा नहीं ले सकते थे। पिताजी, लुइस कुछ पूछना चाहता था, हालांकि ओल्ड मास्टर क्विन ने उसे बीच में ही रोक दिया। बटलर, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, बाकी सब चुप हो जाओ। लुइस, मेरे साथ अंदर आओ। ओल्ड मास्टर क्विन ने अपनी बात खत्म की और लिविंग रूम की तरफ बढ़ गए। लुइस ने भी वही किया। इस बीच जैकरी की मां ने जैकरी के शरीर को पकड़ रखा था और उसे छोड़ने से मना कर रही थी। बटलर को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, इसलिए वह केवल लिविंग रूम में खड़ा होकर इंतजार कर सकता था। कमरे में दाखिल होते ही ओल्ड मास्टर क्विन सोफे पर बैठ गए और गहरी सांस ली। पिताजी, आखिर क्या हो रहा है? जैक ने किसे उकसाया? लुइस ने पूछा। लुइस, इसे यहीं खत्म कर दो। मामले को सही तरीके से संभालो और बाकी के बारे में सवाल मत करो, ओल्ड मास्टर क्विन ने थके हुए स्वर में कहा। पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा, जैक की मौत इतनी दर्दनाक तरीके से हुई। क्या मैं परिवार के मुखिया के तौर पर यह जानने का हकदार नहीं हूं कि दुश्मन कौन है? साथ ही हम शोरन को यह कैसे समझाएंगे? जैक परिवार का वारिस है और हमारा शोरन के साथ समझौता है। भले ही जैकरी को मारने वाला किसी टॉप परिवार का हो, हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या जैक का अभी भी वार्नर परिवार के स्टेन के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है? जब तक हम साथ मिलकर काम करेंगे, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकेगा, लुइस ने भावुक होकर कहा। वह इस मामले में अपने पिता के रुख को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके पिता ने तो यह बताने से भी मना कर दिया कि दुश्मन कौन है। लुइस, कुछ बातें न जानना ही बेहतर है। अपने नाजायज बच्चों में से सबसे अच्छे को चुनो और उसे क्विन परिवार का अगला वारिस बनाने के लिए वापस लाओ। साथ ही तुम्हें अपनी पत्नी की भी सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए। शोरन केवल नाम के लिए शामिल होना चाहता था, तो जब तक वह आदमी क्विन परिवार का वारिस है, शोरन को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहां तक वार्नर का सवाल है, वो इसमें खुद को इन्वॉल्व करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या यह कैसे मुमकिन है कि वार्नर भी इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? लुइस ने डिसबिलीफ के साथ पूछा। वार्नर परिवार कैपिटल सिटी का सबसे बड़ा एलीट परिवार था। वो सोमरलैंड के सबसे बड़े परिवारों में से एक थे। अगर वार्नर इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकते, तो सामने वाला कितना ताकतवर होगा? लुइस को भरोसा नहीं हो रहा था कि जैकरी ने ऐसी किसी आइडेंटिटी वाले व्यक्ति को प्रोवोक किया होगा। इसलिए हालांकि जैक की मौत दुखद रूप से हुई है,
लेकिन अगर उसके कारण पूरा परिवार डिस्ग्रेस हो गया तो वो पापी माना जाएगा, ओल्ड मास्टर क्विन ने कहा। पिताजी, मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि ये सब किया किसने। तो क्या हुआ अगर तुम जान भी गए कि ये किसने किया? कम से कम मुझे पता होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। भले ही मैं अभी जैक का बदला न ले सकूं, लेकिन फ्यूचर में मेरे पास मौका हो सकता है। तुम पागल हो? बदला लेने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं अभी तुम्हें परिवार के मुखिया के पद से हटा दूंगा, ओल्ड मास्टर क्विन ने सख्त चेहरे के साथ डांटा। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं। जिस बेटे को मैंने इतने सालों तक पाला पोसा, उसे नुकसान पहुंचा, और एक पिता के तौर पर मुझे यह भी नहीं पता कि हमारा दुश्मन कौन है, लुइस ने निराश होकर सोफे पर बैठते हुए कहा। ओल्ड मास्टर क्विन ने लुइस की तरफ देखा। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने लुइस को नहीं बताया तो लुइस खुद जाकर मामले की तहकीकात कर सकता है, और जब ऐसा हुआ तो पूरा परिवार खतरे में आ सकता है। उन्होंने लंबी सांस लेते हुए कहा, जिसने ये सब किया है वो सोमरलैंड फाल्कन की आत्मा है। जैसे ही लुइस ने यह सुना, उसे लगा जैसे बिजली गिर पड़ी हो। सोमरलैंड की आत्मा? ये तो सोमरलैंड की आत्मा थी। कैपिटल सिटी के टॉप परिवार के मुखिया के तौर पर लुइस को इसका मतलब पता था। अगर दूसरा पक्ष कैपिटल सिटी का कोई टॉप परिवार होता तो शोरन और वार्नर को मिलाकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती थी। लेकिन अगर दूसरा पक्ष फाल्कन था, यानी सोमरलैंड की आत्मा, तो इसके बारे में सोचना भी बेकार था। शोरन और वार्नर इसमें शामिल नहीं होंगे, और अगर वो शामिल भी हो गए तो उनका एक ही अंजाम होगा, कैपिटल सिटी से पूरी तरह खत्म हो जाना। सोमरलैंड में दो ऐसे संगठन थे जिनसे पंगा लेना मुमकिन नहीं था। ये थे सोमरलैंड फाल्कन की आत्मा और सोमरलैंड की आत्मा स्पेशल टास्क फोर्स। ये सिर्फ ताकत का सिंबल नहीं थे, बल्कि पूरे देश के रक्षक भी थे। आज के समय में जब भी किसी टॉप परिवार में कोई टैलेंटेड व्यक्ति दिखता है तो परिवार उसे फाल्कन या स्पेशल टास्क फोर्स में भेजने की पूरी कोशिश करता है। अगर वे इनमें से किसी एक संगठन में शामिल हो जाते तो वे परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाते। भले ही ये झगड़ों में शामिल न होते, लेकिन उनकी मौजूदगी डिटरेंट की तरह काम करती। कोई भी उनके परिवार को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से क्विन परिवार के पास ऐसा कोई नहीं था। यह कैसे मुमकिन है? जैक ने फाल्कन से किसी को कैसे नाराज कर दिया? लुइस सोफे पर ढहते हुए बड़बड़ाया। इस वक्त वो जैकरी का बदला लेने के बारे में नहीं सोच रहा था। उसकी चिंता अब ये थी कि क्या इसका असर पूरे परिवार पर पड़ेगा। ओल्ड मास्टर क्विन भी इस वक्त लाचार थे। उन्होंने कैपिटल सिटी के कैबिनेट मंत्री का फोन कॉल ही सुना था, जिसमें कहा गया था कि जैकरी ने फाल्कन के किसी मेंबर की जान लेने की कोशिश की और वो मरने के लायक था। कैबिनेट मंत्री ने क्विन परिवार को यह भी चेतावनी दी थी कि कोई गलती न करे, वरना पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।